नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा चैनल के इस करंट अफेयर्स सीरीज में, जिसमें हम आज भी डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स यानी कि समसामयिक विषयों पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को, जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बहुत रिलेवेंट हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और वीडियो में बताई जाने वाली जानकारी को याद करने के साथ साथ उसको नोट जरूर करिएगा। बिकॉज इस तरीके की जब नोटेड जानकारी का आप एग्जाम टाइम में रिवीजन करके जाते हैं तो एग्जाम में आए हुए दूसरे क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व करने में कई बार इसकी हेल्प ले पाते हैं। मतलब कि चाहे वहाँ पे क्वेश्चन स्टैटिक जीके का ही क्यों ना आ गया हो, कई बार स्टैटिक जीके में भी करंट अफेयर्स की नॉलेज इंपॉर्टेंट हो जाती है या उसका रोल आ जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, राइट। तो नोटेड जानकारी का रिवीजन करके जाना या खुद से नोट्स बनाना, उसका रिवीजन करके एग्जाम में जाना काफी इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो आई होप आप चीजों को नोट कर रहे होंगे और उसको एग्जाम टाइम के लिए एक तरीके से रिवाइज भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं हमारा आज का पहला सवाल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम बीन इनॉग्रेटेड? भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, हैदराबाद, वारंगल, निजामाबाद या रामागुंडम। और मैं आपको यहाँ पे सही ऑप्शन बता देता हूँ। सही ऑप्शन यहाँ पे है हैदराबाद जी। तो आप अच्छे से याद कर लें, हैदराबाद में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खोला गया है, यानी कि ओपन रॉक संग्रहालय खोला गया है, राइट। है क्या, इसको थोड़ा सा जान लेना भी बहुत जरूरी है। मैं आपको बताऊं कि यह जो संग्रहालय है यानी कि ओपन रॉक जो म्यूजियम है, इसमें भारत के विभिन्न हिस्सों से करीब 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानों को प्रदर्शित किया गया है। मतलब कि इस संग्रहालय में भारत के विभिन्न हिस्सों से लाई गई करीब 35 प्रकार की चट्टानों को प्रदर्शित किया गया है। और अगर हम इनकी आयु की बात करें, आयु का मतलब ये है कि ये चट्टानें कितनी पुरानी हैं, कब ये बनी हैं। तो इसको अगर हम देखें तो इन चट्टानों में 3.3 बिलियन वर्ष से लेकर लगभग 55 मिलियन वर्ष तक की भी चट्टानें शामिल हैं, राइट। और सबसे खास बात यह है कि इस म्यूजियम में कुछ ऐसे भी नमूने रखे गए हैं जिनको पृथ्वी की 175 किलोमीटर की गहराई से निकाला गया है। मतलब कि एक तरीके से पृथ्वी की काफी गहरे हिस्से से निकाली गई चट्टानों को भी इसमें रखा गया है, राइट। तो इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से इसको देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। और इसकी इंपॉर्टेंस अगर आप इसको जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी इसकी इंपॉर्टेंस है। खासतौर पर अगर आप ये जानना चाहें कि भारत की जो भौगोलिक संरचना है या भारत का जो भौगोलिक स्वरूप है वो एक तरीके से किन किन चट्टानों से मिलकर बना है, तो उसको भी समझने के लिए ये म्यूजियम अपने आप में जरूर हेल्पफुल होगा, राइट। तो इसको याद कर लें, क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The Cabinet Committee has approved the second phase of the Green Energy Corridor. How many states will be facilitated by this scheme for grid integration and power extraction of renewable energy projects? कैबिनेट समिति ने हरित ऊर्जा गलियारे के दूसरे चरण को मंजूरी दी है। इस योजना से कितने राज्यों को अच्छे ऊर्जा परियोजनाओं के ग्रिड एकीकरण और बिजली निकासी की सुविधा मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आप जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है 7 राज्यों को इस परियोजना से लाभ होने वाला है। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि ग्रीन एनर्जी जो कॉरिडोर है उसकी जो लागत आने वाली है, जो एस्टिमेटेड लागत है वो करीब 12,031 करोड़ बताई जा रही है, राइट। कितना बताया जा रहा है आप ऐसे समझ लें इसको, मतलब इसका जो आउटले बताया जा रहा है वह 12,331 करोड़ बताया जा रहा है, राइट। और इस लागत से एक तरीके से इसमें जितने भी प्रोजेक्ट्स आएंगे, मतलब इस फेज में जितने भी प्रोजेक्ट्स आएंगे, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में जितने भी प्रोजेक्ट्स आएंगे, उनको कंप्लीट करने के बाद जो रिन्यूएबल एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी उसको जो समझा जा रहा है यहाँ पे, जो एस्टिमेट किया जा रहा है वो करीब 20 गीगावाट लिया जा रहा है। जी हाँ, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के इस नए फेज में जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे उनके द्वारा जो उत्पादित बिजली होगी, एक तरीके से जो ऊर्जा होगी वो करीब 20 गीगावाट बताई जा रही है, 20 गीगावाट, राइट। तो इंपॉर्टेंट है। और ये जो 20 गीगावाट एनर्जी होगी वो एक तरीके से 7 राज्यों को बहुत ही फायदा पहुंचाने वाली है। एक तरीके से आप यूं समझ लें कि इस एनर्जी से या इस क्षमता से 7 राज्य डायरेक्टली बेनिफिटेड होंगे, राइट। मैं आपको उनका नाम बता देता हूं, आप अच्छे से याद कर लें, स्टेट के टर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है। जी हाँ, 20 गीगावाट एनर्जी से जो बेनिफिटेड होने वाले स्टेट्स हैं उनका नाम है गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। जी, ये स्टेट्स हैं जिनको इस कॉरिडोर से एक तरीके से डायरेक्टली हेल्प मिलने वाली है, राइट। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप डिटेल में जरूर पढ़ सकते हैं। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
द लैंड एरिया ऑफ 1.3 किलोमीटर कैनाल वैली ऑफ विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज स्ट्रेटेजिक एरिया। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 1.3 किलोमीटर कैनाल घाटी के भूमि क्षेत्र को रणनीतिक क्षेत्र घोषित किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जेएनके के इस क्षेत्र को, किस क्षेत्र की बात हो रही है, कनाल घाटी के 1.3 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को क्या घोषित किया गया है, रणनीतिक क्षेत्र घोषित किया गया है, यानी कि स्ट्रेटेजिक एरिया घोषित किया गया है। राइट, क्यों घोषित किया गया है यह रणनीतिक क्षेत्र यानी कि यह स्ट्रेटेजिक एरिया क्यों घोषित किया गया है? तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि जो कॉर्प्स कमांडर हैं उनकी एक तरीके से लगातार रिक्वेस्ट आती रही है कि आर्म्ड फोर्सेज के ऑपरेशनल और ट्रेनिंग पर्पजेज के लिए हमें एक भूमि का टुकड़ा चाहिए और एक तरीके से वो रणनीतिक क्षेत्र माना जाएगा, स्ट्रेटेजिक एरिया माना जाएगा। राइट, तो उसी को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे इस एरिया को स्ट्रेटेजिक एरिया घोषित किया है। राइट, इंपॉर्टेंट है, इसके डिटेल में जा सकते हैं। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as the new Secretary General of संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है झांग मिंग, व्लादिमीर नोरोव, बोलत नुरगलिएव या मुरादबेक इमानलियोव। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है झांग मिंग जी। तो इन्हें घोषित किया गया है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नए महासचिव। जी हाँ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एससीओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसके नए महासचिव जो नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है झांग मिंग। तो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के अंदर ये क्वेश्चन जरूर बन सकता है, आप यहाँ पे ये नाम अच्छे से याद कर लें। राइट, और देखिए यहाँ पे अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें, व्लादिमीर नोरोव की बात करें तो व्लादिमीर नोरोव को ही रिप्लेस करके झांग मिंग को रखा गया है, यानी कि इसके पहले जो एससीओ के महासचिव रहे हैं वो व्लादिमीर नोरोव रहे हैं। राइट, तो अगर हम बात करें अब बोलत नुरगलिएव की, तो मैं आपको बताऊं कि यह एससीओ के फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। राइट, ये भी एससीओ से ही रिलेटेड हैं और फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। और अगर हम बात करें मुरादबेक इमानलियोव की, तो मैं आपको बताऊं कि ये भी एससीओ के फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। राइट, तो इंपॉर्टेंट है, इनके भी नाम आप याद कर सकते हैं। और एससीओ को भी आप डिटेल में जरूर पढ़िएगा बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इससे पहले कई बार इस ऑर्गेनाइजेशन पे बेस्ड सवाल बन चुके हैं एंड डेफिनेटली आगे भी सवाल पूछे जाएंगे। राइट, इसको डिटेल में पढ़ लें। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed by the central government as the chairman of the Commission for Agricultural Cost and Prices? केंद्र सरकार ने कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है अनुपम मित्र, विनीत अग्रवाल, विजय पॉल शर्मा या संजीव मेहता। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है विजय पॉल शर्मा जी। विजय पॉल शर्मा को यहाँ पे केंद्र सरकार ने कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। राइट, ये भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, इससे भी सवाल बन सकता है, तो आप अच्छे से याद कर लें। जी हाँ, बात हो रही है चेयरमैन की, कहाँ पे? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के लिए। राइट, तो इंपॉर्टेंट कमीशन है, उसके चेयरमैन की नियुक्ति की बात हो रही है और इसमें जो नियुक्ति की गई है वो है विजय पॉल शर्मा। राइट, नाम अच्छे से याद कर लें। वहीं अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बी डी, और इनमें सबसे पहले अगर हम बात करें अनुपम मित्र की, तो मैं आपको बताऊं कि अनुपम मित्र भी इस कमीशन में यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस में मेंबर सेक्रेटरी हैं। राइट, क्या हैं? मेंबर सेक्रेटरी हैं। राइट, तो ये नाम भी आप याद कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें विनीत अग्रवाल की, तो मैं आपको बताऊं कि यह एसोचैम के प्रेसिडेंट हैं। राइट, क्या हैं? एसोचैम के प्रेसिडेंट हैं। राइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये भी एसोचैम, और उसके ये क्या हैं? प्रेसिडेंट हैं। तो ये नाम भी आप अच्छे से याद कर लें। वहीं अगर हम बात करें संजीव मेहता की, तो मैं आपको बताऊं कि संजीव मेहता फिक्की के प्रेसिडेंट हैं। राइट, क्या हैं? फिक्की के प्रेसिडेंट हैं। राइट, और आपको मालूम है कि फिक्की भी कितनी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको डिटेल में जरूर पढ़ना पड़ेगा। राइट, तो फिक्की के प्रेसिडेंट कौन है? संजीव मेहता। इनका भी नाम आप अच्छे से याद कर लें। राइट, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Who among the following has achieved the first ever Guinness World Record in numerology? निम्नलिखित में से किसने अंक शास्त्र में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है जेसी चौधरी, डॉक्टर वेदांत शर्मा, श्वेता जुमानी या रजत नायर। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है जेसी चौधरी।
जी, ये नाम आप अच्छे से याद कर लें। और यहाँ बात की जा रही है न्यूमरोलॉजी की, और न्यूमरोलॉजी में इन्होंने अभी तक का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, राइट। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, नाम अच्छे से याद कर लें। और अगर मैं यहाँ पे अदर ऑप्शंस की बात करूँ, डॉक्टर वेदांत शर्मा की बात करूँ, श्वेता जुमानी की बात करूँ, रजत नायर की बात करूँ, तो ये सारे के सारे जो नाम हैं वो इंडिया के बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, राइट। तो इंपॉर्टेंट है। और आपको एक तरीके से डिटेल में जरूर जाना चाहिए कि यहाँ पे जेसी चौधरी ने ऐसा क्या काम किया है, ऐसा न्यूमरोलॉजी में क्या काम किया है जिसकी वजह से इन्होंने एक तरीके से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, राइट। इंपॉर्टेंट है, आप डिटेल में जरूर जाइए और नाम अच्छे से याद कर लें, क्वेश्चन बन सकता है। नाउ देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Which of the following cyber security startup company has been acquired by Google for $500 million? निम्नलिखित में से कौन सी साइबर सुरक्षा स्टार्टअप कंपनी को गूगल ने $500 मिलियन में अधिग्रहित किया है? और यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, अकामाई साइबर सिक्योरिटी, साइबर रीजन, security.ai या सिंप्लीफाई। तो इनमें से सही ऑप्शन मैं आपको बता दूं, सही ऑप्शन यहाँ पे है सिंप्लीफाई। जी, ये नाम आप अच्छे से याद कर लें। और ये साइबर सिक्योरिटी फील्ड की स्टार्टअप कंपनी है जिसको गूगल ने एक्वायर किया है, अधिग्रहित किया है, कितने में? $500 मिलियन में, राइट। तो इकोनॉमिक कॉमर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप कंपनी का नाम अच्छे से याद कर लें। और यहाँ पे जो एक तरीके से बोली लगाई गई है, एक तरीके से जितने में इसको अधिग्रहित किया गया है उस अमाउंट को भी आप अच्छे से याद कर सकते हैं। अमाउंट के टर्म में भी क्वेश्चन बन जाता है, कंपनी के टर्म में भी क्वेश्चन बन जाता है, और कई बार प्रोडक्ट के टर्म में भी बन जाता है। जी हाँ, ये जो कंपनी है वो एक तरीके से साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में काम करने वाली स्टार्टअप कंपनी है, राइट। और यहाँ पे अगर मैं अदर ऑप्शंस की बात करूँ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी की अगर बात करूं, तो ये सारी की सारी साइबर सिक्योरिटी में काम करने वाली स्टार्टअप कंपनीज के नाम हैं, राइट। इनको भी इंडिविजुअली आप पढ़ सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी में ये किस तरीके से काम कर रही हैं, या साइबर सिक्योरिटी में इनकी स्पेशल फील्ड क्या है, राइट। इंपॉर्टेंट है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following National Payments Corporation of India (NPCI) has introduced the Unified Presentment Management System for recurring bill payments? निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई ने आवर्ती बिल भुगतान के लिए एकीकृत प्रस्तुति प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, रुपे, भीम, भारत बिल पे या ई रूपी। तो यहाँ सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है भारत बिल पे। जी हाँ, अच्छे से नाम याद कर लें। और यहाँ पे सिर्फ इसका नाम ही मत याद करें, बल्कि यहाँ पे ऑप्शंस में दिए गए अदर जो ऑप्शंस हैं, यानी कि रुपए है, भीम है, ई रूपी है, इनको भी आप एक तरीके से अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। इंडिविजुअली आप पढ़िए जरूर, बिकॉज आपके एग्जाम्स में कई बार जो डिजिटल पेमेंट्स रिलेटेड सिस्टम्स हैं उनके बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट। तो आपको मालूम होना चाहिए कि रुपए क्या है, भीम क्या है, ई रूपी क्या है, भारत बिल पे क्या है, और इनका आपस में क्या कोई इंटीग्रेशन है, या ये किस तरीके से काम करते हैं नेशनल लेवल पे, या इनमें से कोई क्या ग्लोबल लेवल पे भी काम करता है, और अगर करता है तो वो किन किन कंडीशंस के साथ करता है, किन फीचर्स के साथ करता है। ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन बनते रहते हैं, राइट। तो आप यहाँ पे अच्छे से याद कर लें, भारत बिल पे ने यहाँ पे इस नए प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है, मतलब जिसका नाम यहाँ पे है यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। काफी इंपॉर्टेंट है, और इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है बिकॉज ये जो एक तरीके से रिकरिंग बिल पेमेंट्स है उसको सुधारने के लिए या उसकी सुविधा मुहैया कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। बिकॉज मैं आपको बताऊं कि यह जो सिस्टम है यानी कि यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, वो एक तरीके से ऑटो डेबिट और बिल पेमेंट मैनेजमेंट को एक तरीके से सुधारेगा या उसमें सहूलियत प्रदान करेगा, राइट। अपने आप इंपॉर्टेंट है, आप इसमें डिटेल में जब जाएंगे तो जरूर आपको समझ में आएगा कि यहां पे यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Indian company has launched India's biggest bond sale abroad? किस भारतीय कंपनी ने विदेशों में भारत की सबसे बड़ी बॉन्ड बिक्री शुरू की है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड या एसीसी लिमिटेड। तो यहाँ सही ऑप्शन जान लीजिए, सही ऑप्शन यहाँ पे है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, राइट, यानी कि RIL। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसका नाम अच्छे से याद कर लें। और यहाँ पे बात की जा रही है, जैसा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में, कि भारत की सबसे बड़ी बॉन्ड बिक्री शुरू की है। आपको मालूम ही है, इकोनॉमिक्स अगर आप जानते हैं, थोड़ा बहुत समझते हैं, तो आपको मालूम है कि डिफरेंट कंपनी जो हैं वो अपने शेयर्स के टर्म में एक तरीके से बॉन्ड जारी करती हैं, बॉन्ड को बेचती हैं, और बॉन्ड को सेल करके ही एक तरीके से निवेशकों को आकर्षित करती हैं या उसके माध्यम से फंड इकट्ठा करती हैं, राइट। तो यहाँ पे भी RIL का जो
पर्पज है वो यही है कि एक तरीके से इस बॉन्ड सेलिंग के माध्यम से, और ये जो सेलिंग हो रही है वो ऑफशोर इन्वेस्टर्स के लिए की जा रही है, यानी कि विदेशों के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको आकर्षित किया जा रहा है इस बॉन्ड के थ्रू। और पर्पज सिर्फ यही है कि आरआईएल इन बॉन्ड्स के जरिए करीब 3 से 5 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट लेना चाह रहा है या फंड इकट्ठा करना चाह रहा है, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके डिटेल में जरूर जाएं कि आरआईएल किस तरीके से इन बॉन्ड्स को सेल कर रहा है और इन बॉन्ड सेलिंग में या एक तरीके से इन बॉन्ड्स में किन किन कंट्रीज के इन्वेस्टर्स ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, राइट। तो इसको जरूर आप डिटेल में पढ़ें, बिकॉज ये अभी तक का मतलब विदेशों से एक तरीके से धन उगाही के मामले में या एक तरीके से विदेशों से इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने का अब तक का ये सबसे बड़ी बॉन्ड सेलिंग है। नाउ देख लेते हैं हमारा अब लास्ट क्वेश्चन। Which of the country has launched 5-year plan to become global robotics hub? वैश्विक रोबोटिक्स बाजार का हब बनने के लिए किस देश ने पंचवर्षीय योजना शुरू की है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, जापान, चाइना, इंडिया या साउथ कोरिया। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जान लीजिए, सही ऑप्शन यहाँ पे है चाइना। जी हाँ, चाइना यानी कि चीन ने पंचवर्षीय योजना बनाई है, एक प्लान बनाया है, और इस प्लान में ये विजन रखा गया है कि चाइना को वैश्विक रोबोटिक्स बाजार का हब बनाना है, राइट। मतलब कि चाइना को वैश्विक रोबोटिक्स बाजार का हब बनाने की ओर चाइना को अग्रसर करना है या उस ओर ले जाना है, राइट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद कर लें। और पूरी दुनिया में रोबोटिक्स की फील्ड में काफ़ी एक तरीके से अहम रिसर्च हो रहे हैं और पूरी दुनिया एक तरीके से इसमें लगी हुई है किस तरीके से रोबोटिक्स को दिन प्रतिदिन इंप्रूव किया जाए या उसमें खास अचीवमेंट्स रखी जाए, राइट। मैं आपको बता दूं, अगर सिर्फ हम यहाँ पे अगर हम एशिया पैसिफिक ही सिर्फ बात कर लें और एशिया पैसिफिक रीजन में जो टॉप कंट्रीज हैं और उनमें भी टॉप 3 जो कंट्रीज हैं रोबोटिक्स की फील्ड में काम करने वाली, वो हैं साउथ कोरिया, सिंगापुर और जापान। इन कंट्रीज ने ऑलरेडी काफ़ी मतलब एक तरीके से रोबोटिक्स फील्ड में अचीवमेंट हासिल कर ली है, राइट। तो एक तरीके से चाइना भी अब इसमें आगे आ रहा है और अपना ये जो प्लान बना रहा है रोबोटिक्स की फील्ड में, आने वाले 5 सालों में जरूर इस प्लान के अंतर्गत कोई ना कोई रिजल्ट देखने को मिल सकता है, जो कि रोबोटिक्स की दुनिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, राइट। तो दोस्तों इसको भी डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक रिसर्च के टर्म में इसको पूछा जा सकता है, राइट। दोस्तों यही थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जरूर आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाने वाले प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट हेल्प मिल सकती है, राइट। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज आपसे मिस ना हो। और अगर आप सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम में हैं तो वहाँ पे भी आप हमको फॉलो करें, बिकॉज हम वहाँ पे भी आपको एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं तो आप हमारी साइट पे जाइए, वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स दी जाती है, पॉइंट वाइज दी जाती है, ताकि आप जो न्यूज़ दी जा रही है आपको उसको आप आसानी से पढ़ पाएँ, उसको याद कर पाएँ और उसको नोट भी कर पाएँ, बिकॉज ये नोटेड जानकारी आपके लिए एक नोटबुक की तरह बन जाती है और इसका आप एग्जाम टाइम में रिवीजन करके जा सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसकी हेल्प ले सकते हैं, राइट। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और ख्याल रखिए, कोरोना फिर से बढ़ रहा है, आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। आप बाहर सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए निकलें और अपना एक्सपोजर कम से कम रखें, राइट। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे एंड थैंक यू।